हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीट वीटी एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो। यहाँ पे आज हम बात करने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, ह्यूमन जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और पीवी पेरिश ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक, यहाँ पे अपन बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मीन्स गैमीट के फॉर्मेशन को अपन यहाँ पे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। ठीक, अब हम अगला टर्म बात करेंगे इंसेमिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन। अगर अपन बात करें फर्टिलाइजेशन की, द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और जाइगोट जो होता है वो आगे चल के एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। तो जाइगोट इज़ फॉलोड बाय formation and development of blastocytes and its attachment to the uterine wall is known as implantation and embryonic development को ही gestation कहा जाता है। जैसे ह्यूमन का 9 मंथ का gestation होता है और डिलीवरी ऑफ बेबी इज़ नोन एज पर्चुलेशन। अगले टर्म की हम यहाँ पे बात करते हैं। एंड दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट, ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होते हैं वो शुरू होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। There are remarkable difference between reproductive event in the male and female। मतलब मेल और फीमेल में कुछ डिफरेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी कहती है स्पर्म फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस इवन इन ओल्ड मैन। मतलब इन स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो इन द टिल द लाइफ तक का होता रहता है मेल में, बट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम वो सीज हो जाता है इन ओवन में अराउंड एज ऑफ 50 ईयर और इसी को ही बोला जाता है मेनोपॉज। ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव और सेक्स ऑर्गन। मतलब अपना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो 2 टाइप्स के सेक्स ऑर्गन से यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर बना है। सबसे पहला हम बात करते हैं प्राइमरी या फिर इसी को कहा गया इसेंशियल या फिर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन्हीं को ही बोला जाता है गोनेड्स। इन्हें प्राइमरी या फिर एसेंशियल या फिर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट एंड सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैमीट को बनाने में और सिक्रीट करते हैं सेक्स हार्मोन को। जैसे मेल में क्या होता है टेस्टेस और फीमेल में होता है ओवरी। टेस्टेस जो होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होती है इसकी। जैसे मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कराएगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ कराएगा, और ओवरी भी जो होती है वो मीजोडर्मली ओरिजिनाइज होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। और ये भी जो है ओवम का फॉर्मेशन कराएगा यानी प्रोडक्शन कराएगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है सेक्स हार्मोन होते हैं। ये सारे आगे हम अगली जो है वीडियो में इसमें बात भी करेंगे इन सारे हार्मोन्स पे, और इसको जो है अपनी ओवरी जो है वो रिलीज़ कराएगी। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं सेकेंडरी और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। सेकेंडरी या फिर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस ऑर्गन डू नॉट आइदर प्रोड्यूस गैमीट और सिक्रेट सेक्स हार्मोन बट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने रिप्रोडक्शन में, बट ये गैमीट और सिक्रीट नहीं करते हैं सेक्स हार्मोन को। मतलब गैमीट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं और सेक्स हार्मोन को ये लोग सिक्रीट नहीं करते हैं। कौन नहीं सिक्रीट करता है? सेकेंडरी या फिर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल में अगर हम बात करते हैं मेल में तो एपिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड और पेनिस एटीसी। ठीक, अगर हम फीमेल में बात करते हैं तो ओविडक्ट, यूटेरस, वेजाइना, बार्थोलिन ग्लैंड। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मेल में बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड को ही कॉपर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक, यहीं पे थोड़ा सा और समझ लेंगे। जो अपनी ये होती है सेमाइनल वेसाइकल, ये ग्लैंड जो होती है वो पेयर्ड होती है
और प्रोस्टेट जो होती है वो अनपेयर्ड होती है, सिंगल इन नंबर होती है। और बाल्वोइरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर ग्लैंड ये भी जो है पेयर्ड होती है। ठीक, बाल्वोइरेथ्रल ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड जो होती हैं वो होमोलोगस हैं एक दूसरे के। ठीक, और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो ब्रेस्ट होता है फीमेल में वो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर होता है। ये आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सेकेंडरी या फिर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं, ये जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर होते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे अगले स्लाइड में जो है बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस होता है और इसके साथ में एसेसरी डक्ट्स होती हैं और ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी होते हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, एसेसरी डक्ट्स जो होती हैं जिसमें 4 डक्ट्स जो है इंक्लूड होती हैं, रेटा टेस्टिस, वॉस एफ्रेंसिया, एपिडाइडिमिस और फिर यहाँ पे वॉस डिफरेंस। और अगर ग्लैंड की बात करते हैं तो सेमाइनल वेसिकल ये जो होती हैं पेयर्ड होती हैं, प्रोस्टेट जो होती हैं वो अनपेयर्ड होती हैं और बाल्बोइरेथ्रल या फिर इसी को कहा गया काउपर ग्लैंड। और एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है मेल में वो केवल पेनिश होता है। ठीक, चलिए ये अपने एनसीईआरटी का जो है फिगर है, यहाँ पे जो है दिखाया गया है मेल पेल्विस जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पे दिखाया गया है। अपन ये बोल सकते हैं कि ये बहुत फिगर जो है अपने एनसीईआरटी में जितने भी फिगर दे रखे हैं बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अपन ये नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक आया नहीं है ये फिगर, ये पर्टिकुलर यही एक फ़िगर जो है ये नहीं आया है, तो इसलिए अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि आएगा नहीं। बट आपको यहाँ पे जितनी भी लेवलिंग है वो आपको बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा और बहुत ही अच्छे से आपको एक बार के लिए ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो है शो किया गया है, आप लोग फटाफट अपने एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे और समझ लेंगे। यहाँ पे कुछ मुझे नहीं लगता कि समझाने वाली चीज़ है, बट यहाँ पे आप जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो जब सेमाइनल वेसाइकल आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे ये जो होती है पेयर्ड होती है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको बार बार चीज़ों को आपके कान में पड़ेंगी, आप बार बार देखेंगे अपनी आँखों से, तो बार बार चीज़ें आपके सामने जब आएंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ों को मतलब ध्यान रख पाएंगे, जिससे जो है क्वेश्चन जो होंगे वो हाईली जो है कम गलत होंगे, सिल्ली मिस्टेक बहुत ही कम होगी। ये भी जो है पेयर्ड होती है। तो तीनों ग्लैंड के बारे में बता दिया। यहाँ पे जो है कुछ जो है एसेसरी डक्ट्स के बारे में यहाँ पे होगा और एक्सटर्नल जेनेटेलिया यहाँ पे पेनिस भी दिखा रखा है। ठीक है, तो फिगर आप एक बार के लिए थोड़ा सा देख लेंगे। सो अपन अब बात करते हैं स्कॉटम की। अपन यहाँ पे स्कॉटम की बात करते हैं। ईच टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच इज कॉल्ड स्कॉटम। The scrotum help in maintaining the lower temperature of the testes 2 to 2.5 degree Celsius lower than the normal internal body temperature and necessary for spermatogenesis means formation of sperm के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है स्कॉटम जो होता है वो इतना अपनी बॉडी से ये जो है कम रहता है यहाँ का टेम्परेचर। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे जो है ये सारे पॉइंट जो हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, बट अगर आप इन्हें ध्यान रखते हैं तो बहुत सारे जो सिली मिस्टेक होते हैं वो आपसे नहीं होंगे। ठीक है, स्कॉटम रिमेन कनेक्टेड विद द एब्डोमेन एंड पेल्विक कैविटी बाय द इंगुअल कैनाल। मीन्स एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी जो है एक दूसरे से जुड़ी होती है बाय द हेल्प ऑफ इंगुअल कैनाल एंड ईच टेस्टिस इज सस्पेंडेड फ्रॉम बॉडी वॉल बाय स्पर्मेटिड कॉर्ड which penetrate into the pelvic cavity through the inguinal canal, and inguinal canal is the route through which testes originally descend into the scrotum from the pelvic cavity before birth. Each spermatic cord contain vas deferens, testicular nerve, testicular artery, testicular vein. अगली पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। द स्किन स्कॉटम इज सेपरेटेड इन ए मिड लाइन बाई रिजिड स्कॉर्ड रैफे। तो यहाँ पे ये वाली पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, जो है ये वाली पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी। इंगुअल कैनाल एक रूट होता है जिससे क्या होता है टेस्टिस जो होता है वो डिसेंड होता है स्कॉटम में, मतलब
एब्डोमिनल कैविटी से स्कॉटम में जब डिसेंड करता है तो बाय द रूट, किस रूट से, तो इंगुअल कैनाल के थ्रू जो है वो टेस्टिस डिसेंड करता है स्कॉटम में, एब्डोमिनल कैविटी से स्कॉटम यानी पेल्विक कैविटी में बिफोर बर्थ। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने एक फिगर थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे जो है रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इंगुअल कैनाल है, ठीक है, और यहाँ पे एपिडाइमिस, और बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो है रेफे है। ठीक है, ये फिगर भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये एंटीरियर व्यू ऑफ स्कॉटम दिखाया गया हुआ है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट है टेस्टिस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज़ ओवल इन शेप, मीन्स जो टेस्टिस का शेप होता है वो ओवल इन शेप होता है। और अगर हम इसके ब्रेथ की बात करते हैं तो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर जो इसकी ब्रेथ होती है, और 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ होती है। टेस्टिस की लेंथ जो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे। 4 to 5 जो होगी वो इसकी लेंथ होगी, 3 to 3 जो होगी वो इसकी विड्थ होगी। ठीक है, आप यहाँ से इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा क्योंकि एनसीईआरटी का ये डाटा है। ठीक, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेस्टिस के एक कवरिंग की। इनमें 3 कोट्स होते हैं। पहली ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बिजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा रिस्पेक्टिवली आउटर टू इनर साइड, मीन्स बाहर से अंदर की ओर। और सारे एनसीईआरटी के जितने भी डाटा होंगे वो आपको बाहर से अंदर की ओर याद रखने हैं, जिससे क्या होगा कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं पे आउटर टू इनर दे रखा है और कहीं पे इनर टू आउटर दे रखा है, तो इसलिए आप आउटर टू इनर ही याद करेंगे। इससे आपको कोई कभी इन फ्यूचर जो है कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बट आउट ऑफ एनसीईआरटी ही है। ट्यूनिका वेजिनलिस जो होती है वो आउटर लेयर होती है, इट पार्शली कवर करती है टेस्टिस को, और ये पेराइटल एंड विसरल लेयर होती है। ठीक है, ट्यूनिका एल्बिजिनिया यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि अपने एनसीईआरटी में यहाँ पे डेंस करके दे रखा है, तो ये जो है डेंस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। ट्यूनिका एल्बिजिनिया ये मिडिल लेयर होती है, इट्स पोस्टीरियर बॉर्डर is thicker to form a vertical septum is called mediastinum testis, and its anterior border extend inward forming septa that divide the testis into series of internal compartment is called testicular lobule। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है testicular lobule के लिए, और यहाँ पे जो है dense white fibrous कनेक्टिव टिश्यू के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये एनसीईआरटी है, इसको आप सभी लोग जो है फास्ट रीडिंग देंगे, बहुत ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है आपको। ठीक, इनर मोस्ट लेयर की बात करते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इट इज़ वेस्कुलर कोट लाइनिंग द टेस्टिकुलर लोब्यूल। यहाँ पे टेस्टिस की जो है कवरिंग देख लेंगे, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बिजिनिया मिडिल लेयर, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, अब थोड़ा एनसीईआरटी का डाटा है तो इसको फटाफट जो है फास्ट रीडिंग दे देते हैं और थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखेंगे ईच टेस्टिस अबाउट 250 compartment is called testicular lobule, and each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperm are produced। वन टेस्टिस में अबाउट लगा हुआ है 250 कंपार्टमेंट होते हैं, यानी 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें कहा गया टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक लोब्यूल में यानी वन लोब्यूल में जो है 1 से 3 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक टेस्टिस में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो यहाँ पे 750 आंसर जाएगा। ठीक, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू ए वॉस एफरेंसिया, जिसे बोला गया डक्टाइल एफरेंस थ्रो स्ट्रेट ट्यूब, इसका अनदर नेम होता है ट्यूबली रेक्टाई, एंड रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस को बोला जाता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक, लास्ट लाइन अपन देख लेते हैं यहाँ पे, द वॉस एफरेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको इससे भी अच्छी वीडियो आने वाले समय में बहुत से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जो आपके नीट एग्ज़ाम एंड अदर जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसीलिए मैंने इतनी सारी लैंग्वेज को आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बोर्ड एग्ज़ाम भी देते हैं, CBSE 12th 11th,
तो इस वजह से उनको भी प्रॉब्लम ना हो। अपन लोगों को तो जो है मल्टीपल क्वेश्चन करने होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने होते हैं, एमसीक्यू करने होते हैं, इसलिए तो अपने को थोड़ा सा डाटा ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बट अब वो ज़माना नहीं रहा, क्योंकि असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको क्लियरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए आपको पढ़ना सारा कुछ पड़ेगा। पर इतना भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी के आप बाहर जाएं, आप एनसीईआरटी में ही सिमट के रहे। सो बेस्ट ऑफ लक और पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।